मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका यूपीएस वेंटर में कपिल पाटिल एक बार पुनः आप सभी का द बॉदिस आईएएस एकेडमी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। दोस्तों, कोविड-19 का जो कहर है फिर से शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपनी स्वयं की जो सुरक्षा है स्वयं से करनी पड़ेगी। गाइडलाइंस को फॉलो फॉलो कीजिए और सेकंड चीज़, मास्क हमेशा लगा के रखिए। कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कई अन्य जिंदगियां हैं जो आप सिक्योर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपको अगर पूरी तैयारी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है वो है खुद को बहुत संजो करके रखना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऐसा नहीं हो कि आप किसी हेल्थ इश्यूज के कारण एग्जाम को डिले हो जाए यानी नहीं दे पाए या कोई प्रॉब्लमेटिक तरीके से आपसे डिले यानी एग्जाम छूट जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आपने पूरे साल भर मेहनत की, आप पूरे साल भर मेहनत करते हैं, तो आप उस सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख करके इन सारी चीज़ों को फॉलो आउट कीजिए। ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आपको अपनी लाइफ में अब जो है वो आपकी डेली लाइफ की जो साइकिल है उसके अंदर मार्क्स को इन्वॉल्व कर लेना है। तो दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो बात करने वाले हो किस चीज़ के ऊपर बात। तो मेनली जो हम आज बात करने वाले क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने वाले कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट में जो मेंस का तो 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और नॉट ओनली देखने को मिले, उसके अंदर जो प्रोस्पेक्ट है, जो ये चीजें है वो बहुत ज्यादा क्लोजली थी जो हमने पढ़ा था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हैंडल भी किया होगा और अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से चीजों को हमें सम अप करके लिखना है और मेंस के अंदर क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लिखना है, किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से डेटा को हमें वहां पुट करना है, पुट ऑन करके किस तरीके से एक बेस्ट आंसर हम लिख सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट योर टुडे सेशन। सो फर्स्टली हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन जिसका अर्थ मानव गतिविधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है, जो वैश्विक वायुमंडल की संरचना, जो वैश्विक वायुमंडल की संरचना को बदल देता है और जो तुलनात्मक समय अवधि यानी 100 वर्ष पर देखी गई है और प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है, सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है कि जलवायु का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन जिसका अर्थ क्या है, मानव गतिविधि के लिए, अब जो भी मानव गतिविधियां कर रहा है उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। जो जलवायु परिवर्तन है उसमें कौन भागीदार है, मानव पूर्ण रूप से भागीदार है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वो भागीदार है। जो कि वैश्विक वायुमंडल, अब जो ग्लोबल आपका एटमॉस्फेयर है उसकी जो संरचना है वो क्या है, उसको बदल देता है। अब मान के चलिए कि आपका जो बारिश होती है वो पहले अगर जून जुलाई में होती थी, तो अभी अगस्त सितंबर में आकर के अगर आपके जैसे मान के चलिए बारिश होने लगेगी, तो उससे क्या आपको अनुमान क्या लगेगा कि नहीं, कि भाई कि कुल मिलाकर के क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब जो आपके किस तरीके से जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक्स आपके एक्टिवेशंस जो हो रहे हैं, अभी जो रिसेंटली देखे जा रहे हैं, कई लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कई प्रकार के वॉल्केनिक एक्टिवेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो आपके और भी भूकंप तरीके वॉल्केनोस यानी काफी सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है वो किस कारण से आ रही है, तो वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण से ही आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम जो बात करें तो जलवायु परिवर्तन आमतौर पर तापमान, अब जो मेन फैक्टर है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, बर्फ और हवा दशकों या उससे अधिक स्थायी पैटर्न में प्रमुख बदलाव में मापा जाता है। जब हम किसी चीज को किसी पैमाने पे नापते हैं तो हम उसको किस रूप में नाप सकते हैं, हम उसको किस रूप में नाप सकते हैं, हम उसको नाप सकते हैं तापमान के रूप में, उसको नाप सकते हैं वर्षा के रूप में, उसको नाप सकते हैं वहां पर होने वाले जो स्नो है या आइस है उसके रूप में, वहां की बदलती हुई हवाओं की जो दिशाएं है उसके रूप में भी हम उसको जान सकते हैं कि किस तरीके से दशकों से चलती आ रही है जो परंपरा है, जो चलती आ रही जो हवा है, ये चलता आ रहा जो तापमान है, इसमें अगर आपका परिवर्तन होता है तो आप मान लीजिए कि वहां पर जलवायु परिवर्तन होने लगा है और उसकी आशंका या उसको जो परिणाम है उसको देखने को
मिल रहे हैं। मनुष्य जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और वनों की कटाई, जब जंगलों की कटौती या जल रहे जंगलों के कारण जो होने वाली हानि है, उसके कारण भी हम क्या कह सकते हैं, उनको प्रभाव को देख करके भी हम क्या कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब कार्बन की दुकान, अब हम क्या करते हैं कि डिफोरेस्टेशन के कारण भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द फॉरेस्ट आर टू कटिंग डाउन टू बर्न, दे कैन लॉन्गर स्टोर कार्बन। जो क्या होते हैं, जो पेड़ है, अब पेड़ों की कटाई से क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो लंबे समय तक कार्बन स्टोरेज का काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगर पेड़ों को कटाई कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारे क्या हो जाएगी कि वो हमारे अर्थ की कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम उस कार्बन यानी उस पेड़ को जलाएंगे तो उस पेड़ के अंदर जो जितना भी स्टोरेज कार्बन था वो क्या होगा कि जलने से, बर्निंग होने के कारण क्या हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। और एटमॉस्फेयर में फैलने के कारण से क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होने लगेगा। और वो पॉल्यूटेड गैस ही क्या होता है कि जो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है उसको रोकती है। और उसको रोकने के कारण से क्या होता है कि जो सूर्य प्रकाश है, हमारे पृथ्वी का तापमान निरंतरता से क्या बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक ग्लोबल इफेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। अगर मान के चलिए क्लाइमेट चेंज होता है तो इसके लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा भयानक और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, छोटी सी अगर हम बात करें तो फैक्टर दैट कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है? द प्रेजेंट डे, अगर हम पहली जो बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? द प्रेजेंट डे continents we are not the same prior to 200 million of years। अब जो मेन क्या है कि वर्तमान में जो महाद्वीप है जो 20 मिलियन साल पहले जो नहीं थे वो वैसे हो चुके हैं आज, वे लाखों साल से पहले क्या बन चुके हैं। अब मेनली क्या था कि वो लाखों साल पहले बन चुके हैं। अब प्लेट विस्थापन के कारण, अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसके अनुसार क्या होता है कि जब प्लेट विस्थापन के कारण क्या हो गया, भूभाग अलग अलग होने लगे थे और इस भूभाग की भौतिक विशेषताएं और स्थिति पर परिवर्तन और महासागर धाराओं और हवाओं के अनुसरण में परिवर्तन की तरह जल निकायों की स्थिति में परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो है वो क्या बताती है कि दे हैव टू फॉर्म द बिलियंस ऑफ ईयर द एगो व्हेन द लैंड मास began to drift apart due to the plate displacement। जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो भी आपका विस्थापन होता था उसके कारण भी काफी सारा भूखंड जो है वो अलग अलग होने लगा है और उसके अंदर से लावा प्रोड्यूस हो रहा है, कई प्रकार का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई प्रकार के हमारे भूकंप आ रहे हैं, कई प्रकार का यानी जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या हो गया कि उसकी जो साइकिल है वो फास्ट हो गई है। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके बाद हम जो अगर बात करें सेकेंड चीज, तो वेरिएशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षाओं में भिन्नता के कारण भी ये चीजें परिवर्तित हो रही है। पृथ्वी की कक्षाओं में सूर्य प्रकाश की मौसमी वितरण में प्रभाव होता है और जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच रहा है। पृथ्वी की कक्षा में थोड़ा सा बदलाव दुनिया भर में वितरण की भिन्नता के कारण बन सकता है और औसत धूप में बहुत कम बदलाव होते हैं। हालांकि इसकी भौगोलिक और मौसमिक वितरण पर ज्यादा असर पड़ता है। अब जो अगर बात करी जाए तो जो पृथ्वी की कक्षाओं की जो भिन्नता है उसके कारण क्या होता है कि धूप में क्या बहुत कम बदलाव होता है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उसमें बहुत कम बदलाव होता है, परंतु क्या होता है कि जो भौगोलिक और परंतु अगर कुछ थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो भौगोलिक सीमाएं होती है, जो अपनी भौगोलिक और मौसमी वितरण जो है वो ज्यादा असर करता है। 3 प्रकार की कक्षीय विविधताएं होती है, जैसे पृथ्वी की सनक में भिन्नता, उसके बाद पृथ्वी की धुरी में घूर्णन की भिन्नता होती है और उसके बाद पृथ्वी की धुरी की पूर्व धारणाओं के झुकाव के कोण के कारण भी एक प्रकार की भिन्नता होती है। यानी वेरिएशन ऑफ अर्थ अगर आप देखेंगे तो ऑर्बिट्स में होता है जो 3 टाइप्स का होता है। तो ऑर्बिटल वेरिएशन, जो ऑर्बिट्स का वेरिएशन है, ऑर्बिट वेरिएशन ऑफ द अर्थ इसी efficient eccentricity and this variation of the tilt angle of the earth to access the rotation of the separation of the earth's axis। तो इसमें 3 प्रकार का है। एक तो पृथ्वी की जब घूर्णन यानी घूम रही है उसमें कोई परिवर्तन आ जाए, या पृथ्वी का जो टिल्टनेस है, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, अगर उसके झुकाव कोण में परिवर्तन हो जाए तो भी उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। थर्ड जो चीज है कि जो अर्थ घूम रही है, अपनी अक्ष पे घूम रही है, उसकी धुरी में भिन्नता के कारण भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो एक साथ मिला
चक्र पैदा कर सकते हैं जिसका जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हिमनदों पर, अंतर हिमनदों पर अवधि के लिए उनके कनेक्शंस की अच्छी तरह से जाना जाता है। और जलवायु परिवर्तन खोज के अंतर्गत में सरकारी पैनल से पता चलता है कि मिलन कवचीय चक्र बर्फ गठन के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसके बाद हम अगर ये बात करें कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इससे जो हिमनद है, जो हिमालय से बहने वाली नदियां है, उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर क्या होता है कि पानी का जो बहाव है या पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। बर्फ क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी, जिससे क्या होगा कि नदियों का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। नदियों के स्तर के बढ़ने से क्या हो जाएगा कि बाढ़ के आने की आशंका है और अधिक हो जाएगी। और बाढ़ के आने की आशंका होगी तो क्या हो जाएगा कि वहां पर मानव आपदाएं आने लगेगी। मानव यानी प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ने से क्या हो जाएगा कि एक तरीके से मानव संकट आने लगेगा और धीरे 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 पृथ्वी का विनाश की और पृथ्वी अपने आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर हम तीसरी बात करें फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो, सॉरी। और ये प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से संबंध आ रहा है क्या पृथ्वी के प्लेटों में। पृथ्वी के प्लेटों की क्या करती है, परिव्यवस्थाओं को अग्रणी समायोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है और जलवायु और वायुमंडल में वैश्विक और स्थानीय पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए कि इसके अलावा जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसको, क्लाइमेट चेंज करने को। जैसे वॉल्केनिक यानी एक्टिविटीज होती है तो वॉल्केनिक इरप्ट्स, इट्स emit the gases and dust particle causing of this particle partial walk of this sun rays। अब क्या होता है कि जब यानी कोई भी ज्वालामुखी फटता है तो उससे क्या होता है कि उससे कई प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, धूलकण निकलते हैं। उसके अंदर से क्या होता है कि पार्टिकल्स निकलते हैं, उसके अंदर से काफी ज्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाने लगता है और वो कण क्या होते हैं कि जो हमारी क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले जो हमारी ओजोन की लेयर है उसको प्रभावित करते हैं। तो अगर वो डस्ट पार्टिकल यही रुक जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, आएगा तो सही पर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो पृथ्वी का तापमान निरंतरता से बढ़ता चला जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे स्किन इफेक्ट यानी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। उसके अलावा इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी होंगे, इसके अलावा और भी ज्यादा आपके जियोग्राफिकल इफेक्ट्स भी होंगे, उसके अलावा सोशल इफेक्ट्स भी होंगे। सो मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स वी आर क्रिएटेड ऑन द वॉल्केनिक एक्टिविटीज and this is one of the problem of this climate change। तो एंट्रोपोजेनिक फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैस सूर्य से गर्मी विकिरण से अवशोषित करते हैं और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से ही वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। और मेनली क्या होता है, मेनली क्या हुआ है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो इफेक्ट यानी जो उनकी जो निरंतरता से बढ़ने का जो कारण है वो औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के बाद से क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है कि तेजी से बढ़ना शुरू करती है। और तेजी से बढ़ने के कारण से क्या हो गया कि तेजी से बढ़ने के कारण ही क्या होगा कि एटमॉस्फेयर का जो तापमान है निरंतरता से बढ़ता है। ये बहुत ज्यादा क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट को इफेक्ट करने के कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से वातावरण में ज्यादा अवशोषण और गर्मी बरकरार है और इसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हुई। और ग्रीन हाउस गैस ज्यादातर सौर विकिरण और अवशोषित नहीं करती है बल्कि पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अधिकांश अवरक्त को अवशोषित कर लेती है। यानी जो भी पृथ्वी से कितना भी उत्सर्जन होता है उसको ही अपने अंदर समा करके रखती है और फिर उसी को क्या करती है धीरे 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 उसको इन्वॉल्व करते हैं, यानी उसको इनहेल करती जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर में। और जिसके कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अगर मान के चलिए पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा बढ़ता है तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं का आना निश्चित हो जाएगा और बहुत ज्यादा हम संकट में आ जाएंगे, पृथ्वी संकट में आ जाएगी और पृथ्वी पर रह रहे हर जीव के ऊपर संकट आ जाएगा। तो हमें महत्वपूर्ण भूमिका क्लाइमेट चेंज को लेकर के निभानी है। हर कोई अपना आज प्रयास कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर आएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके अंदर जो एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है कि उसके अंदर बाढ़ का आना जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, जो किसके कारण हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ होगा। जब आपका जलवायु परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, बढ़ने लगती है, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आने लगती है। तो किस तरीके से आप इसको अपने यानी जो आपका पास्ट है उससे जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि वहां हो चुका है। तो उससे अगर आप सीख लेकर के अपने प्रेजेंट में अप्लाई करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, तो आपके पास अवसर है,
आज भी पूरी मानव जाति के पास अवसर है, अगर वो इस चीज को बचाना चाहते हैं और इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज से, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि उन्हें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके पीछे कम भाग करके अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उपयोग के पैटर्न में बदलाव, अब भूमि का हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं हम लैंड माइनिंग कर रहे हैं, कहीं बहुत सारा खनन कर रहे हैं, कहीं से बहुत सारा, यानी जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है हम उसको निकालते जा रहे हैं। अब हम लकड़ी का अति दोहन कर रहे हैं, लकड़ी के अति दोहन करने से क्या होगा कि नॉर्मल सी बात है, जो कार्बन स्टोरेज है वो कम होता चला जाएगा, और कार्बन स्टोरेज तो कम हो ही रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है कि जो उन्होंने स्टोर करके कार्बन रखा था वो भी क्या हो रहा है, वो भी आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जा रहा है, और उसके एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के कारण से क्या हो रहा है कि वो गैसें आपको हानिकारक या आपके विनाश का कारण बनती जा रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को याद रखें। अब एंथ्रोपोमॉर्फिक फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, अब उपयोग के पैटर्न में बदलाव आ गया, ये इसका एक महत्वपूर्ण है कि पहले जो जमीन थी हम नॉर्मली यूज करते थे, बताया जाता है कि उपयोग का आधा बदलाव औद्योगिक युग के बाद से, क्योंकि हमने क्या एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने अपना एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया अपने किसका अर्थ का, तो मेनली क्या हुआ कि जब किसी चीज का एक्सप्लॉइटेशन करोगे आप और जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके शरीर में अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलो वेट को कैरी करने की और मैं आपके ऊपर 10 किलो वेट दे दूं तो आप उसको कुछ समय तक तो फॉलो आउट कर लेंगे, बट आप अपने पोटेंशियल के साथ, अपने उसी क्षमताओं के साथ उस वेट को कैरी नहीं कर सकेंगे। आपकी क्षमताओं के विपरीत आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, यानी डी इनहेल हो जाएगी, और आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट होकर के आपके एनर्जी, आपका पावर डिमोटिवेट होकर के पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो जाएगा। और इसी तरीके से मानव का भी होने वाला है, क्योंकि मानव आज जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है, जो साज सज्जा में जी रहा है, वो साज सज्जा बिना एनवायरमेंट के कुछ भी नहीं रह जाए। क्योंकि आपने सुना होगा निरोगी काया, यानी जो आपका सबसे बड़ा धन है वो आपका शरीर है। बिना अच्छे शरीर के आप पैसे का भी भोग नहीं कर सकते, आप किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते बिना अच्छी काया के। तो वही चीज है, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे हेल्थ के ऊपर, जो पुअर कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट्स पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में बहुत सारी चीजें और भी है। अगर हम बात करें तो हाउ टू क्लाइमेट चेंज कुड बी इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में थोड़ी सी अगर बात करते हैं। अगर मान के चलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है अगर इंडिया, यानी जो हमारी अर्थ का, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो डिस्टरप्टिंग participation of this pattern and the frequency of this intensity of some extreme weather events, जो weather events है किस प्रकार के जो आपके मौसमी परिवर्तन से वो क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, वो क्या होंगे कि मौसमी जो आपके जो कार्यक्रम से वो बढ़ जाएंगे, कि बहुत जल्दी जल्दी वर्षा होने लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी आपकी ठंड आने लगी, बहुत जल्दी जल्दी गर्मी आने लगी, बहुत जल्दी जल्दी आपके कई प्रकार के जो आपके वेदर चेंजेस है वो क्या होंगे, फास्टली होने लगेंगे और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेंगे किसके ऊपर, आपके पूरे नेचर के ऊपर, आपके पूरे की पूरी अर्थ के ऊपर और आपके लाइफ साइकिल के ऊपर। और जो व्यक्ति इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा उसकी क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा, और ऐसे ही ऐसे 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 करके क्या हो जाएगा, मानव जाति का अंत नजदीक आ जाएगा, और पूरी मानव जाति और पूरी की पूरी परंपरा, पूरी मानव जाति इस तरीके से पूरी तरीके से पृथ्वी के गर्भ में समाहित हो जाएगी। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से क्लाइमेट को बचा रहे हैं। Warm water and flooding will increase to explore the diseases and to drinking and as a recreational water. रिक्रिएशनल वाटर बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं आज, आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, भूगर्भ से क्या कर रहे हैं आप, पानी को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना यानी भूतल से इतना पानी निकाल रहे हैं कि पानी ही नहीं बच रहा है। कई सारे क्षेत्रों में आज केरल जैसे क्षेत्रों में भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई, पीने योग्य पानी, कई क्षेत्रों में पीने योग्य पानी नहीं बचा। डिस्टिल वाटर जो पहले फ्री में मिलता था आज उसकी कीमत 60 रुपए हो चुकी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो आजीविका के जो साधन है वो भी आप क्या हो रहा है, पैसों में बिक रहे हैं, और वो भी महंगे हो रहे हैं। ये औद्योगिक क्रांति का दौर है, और ये औद्योगिक क्रांति ने क्या किया है कि आपके जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो भी आपसे छीन लिए। आपके पास पैसा तो होगा पर जीवन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का,
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो यही होता है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को देख करके आकर्षित होते हैं और अपनी इन्वायरमेंट को इस तरीके से हमने निस्ते नाबूद कर दिया जिस तरीके से उस पर कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें तो 2.5 लाख यानी 2,50,000 डेड फ्रॉम द डिसीज बाय 2030। जो 2030 में क्या होगा कि 2030 तक 2.5 लाख लोगों की मौत होने लगेगी। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्योंकि क्या होगा कि वर्षा का पैटर्न बढ़ेगा, तो वर्षा का पैटर्न अगर बदला, बारिश का अगर जो पैटर्न है वो बदला, तो उससे क्या होगा कि मच्छरों के पनपने की गति भी तेज हो जाएगी। मच्छर पनपेंगे तो मलेरिया जैसे डिसीज हो जाएंगे और भी उससे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, काफी नई नई डिसीज क्रिएट हो जाएगी। अभी आप अगर देख रहे हैं तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही फैक्टर हो सकता है, कोविड-19 भी, क्योंकि जिस तरीके से हम तेजी से बढ़ते ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं को, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगे हुए, हर वर्ल्ड आज इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, स्पेस पावर बनना चाहता है, पर कोई भी ग्लोबल पावर में ये पावर नहीं बनना चाहता कि वो नेचर में पावर बन सके। तो फिर आप किसी भी चीज को यानी उस चीज को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या हो जाएगा, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस क्या हो जाएगी, क्रिएट्स हो जाएगी, मलेरिया, डेंगू वायरसेस इंक्रीज वेटिज्म मोर ह्यूमिडिटी एंड टू बी हीट, hungers and famine will be increased and to the food production is disabled by this drought। सूखे के कारण क्या हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा, वर्षा का अनिरंतरता से बढ़ते यानी बरस जाना, कभी बरसना कभी ना बरसना, सूखा पड़ना तो खूब ज्यादा सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन भी नहीं होगा। फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो नो डाउट इससे बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा मानव पूरी तरीके से, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय हो जाएगा ये। आज शायद हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ 2030 तक ही आपको इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रूप में दिखाई देंगे। पॉल्यूशन एंड टू pollen of the station of increase and the landing for more allergies and this asthma। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारी एलर्जीज जो होगी वो रिप्रोड्यूस होने लगेगी, अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके कारण से क्या बहुत ज्यादा क्या लंग्स डिसीज क्रिएट हो रही है। इसके बाद 7 मिलियन पीपल्स कैन डेड फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन। एवरी ईयर 7 मिलियन पीपल्स कैन बी डेड फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। This is a factor of the climate change. Your climate is changed and then your life cycle is also changed. This is a very, very serious problem for everybody, but nobody can say that. This is a seriousness. आपको समझना होगा कि आप आज किस चीज को संग्रहित कर रहे हैं, आज किस चीज को आप बचा रहे हो, किस चीज को, अगर आप धन को बचा रहे हैं तो वो धन आपको कभी नहीं बचा पाएगा। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो धन आपको कभी नहीं बचा पाएगा। आज जो अर्थव्यवस्था में ऊपरी देश है, क्लाइमेट चेंज का असर सभी के ऊपर होगा, पर ऐसा होता है ना कि गरीब को ज्यादा मार पड़ती है हर चीज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी जितना क्लाइमेट चेंज, पर किन शर्तों पे? हमें ऐसा ग्रोथ करना है जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जिसमें हमारे पर्यावरण को इम्पैक्ट ना हो, पर हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा समय तक हो, और हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी वैसे ही अच्छी तरीके से चलता रहे। 2 to 4 billion डॉलर इज अ कॉस्ट बाय 2030। 2030 तक 2 से 4 बिलियन की जो अर्थव्यवस्था है पूरी कॉस्ट इसी के ऊपर टिकी है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट्स ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज तो क्या होगा, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने लगी, मानव गतिविधियों के कारण छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, ये मेन फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है, पिछले 6 सालों से अब तक दर्ज किया हुआ सबसे गर्म वर्षों की सूची में सबसे ऊपर है जो ये साल है। तापमान में वृद्धि, गर्मी से होने वाली मौतों और बीमारियों को मौजूदा वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता में वृद्धि के प्रमुख कारण है। 20वीं शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री, 20वीं जो 20 सेंचुरी है उसके अंदर क्या हो रहा है कि तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि देखी गई है, और यह 1000 साल में, जो ये क्या है कि ये पूरी की पूरी 1000 साल में सबसे तेजी से वृद्धि माना जाता है। सबसे तेजी से होने वाली वृद्धि अभी ये 20वीं शताब्दी में देखी जा रही है। शोध के अनुमान से पता चलता है कि अगर GHG
ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया जाता है तो इस सदी के अंत तक, जब तक ये 20th सेंचुरी एंड होगी, 21st सेंचुरी बिकमिंग, तब तक क्या हो जाएगा कि सतह का तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है कि पृथ्वी का विनाश आपके सामने, और जब पृथ्वी का विनाश आपके सामने है तो आप किस तरीके से अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, किस तरीके से अपने अर्थ को बचा सकते हैं। अगर आप अर्थ को वाकई में माँ कहते हैं तो माँ को बचाने का दायित्व आपके, इस धरा को बचाने का पूरा कर्तव्य बारंबार हर व्यक्ति के करने पर है, पर वो अपने कर्तव्य को किस तरीके से निष्ठावान तरीके से पालन करता है ये उसके ऊपर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से निर्भर है। परिदृश्य में परिवर्तन, अगर चेंज ऑफ अ लैंडस्केप में अगर बात करी जाए तो दुनिया भर में बदलते तापमान और बदलते जलवायु और मौसम के मिजाज के कारण भी पेड़ों और पौधों के ध्रुवीय क्षेत्रों में पहाड़ों और शिफ्ट कर दिए गए। अब क्या होगा, शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो पहले कहीं और नदियां बहती थी तो उन्होंने अपना क्या हो गया कि रूट बदल दिया है, वो किसी और दिशा में बहने लग गए। उसके कारण क्या बहुत सारे तापमान में परिवर्तन हो गया है। पहले भारत में जो गर्मी पड़ती थी वो जून यानी मई से, जो मई के बाद से जो पड़ती थी यानी अप्रैल से लेकर के कुछ स्टार्ट हो जाती थी और वो सितंबर यानी हाँ आपके सितंबर तक चलता था। जुलाई अगस्त तक अच्छी खासी गर्मी, मई जून में अच्छी खासी गर्मी पड़ती थी। बट अब क्या हो गया, अभी भी आप देखेंगे कि जो आपका तापमान में वृद्धि के कारण क्या हो सकता है कि जो आपका जो समर है या जो आपका विंटर है वो लेट आना, लेट जाना, जल्दी आना, फिर जल्दी चला जाना, इस तरीके की शिफ्टिंग होगी तो इस तरीके से बहुत ज्यादा संकट भी क्रिएट हो सकते हैं। चूंकि वनस्पति ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की कोशिश करती है और इसलिए उन पर निर्भर जानवरों अस्तित्व के लिए उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि कुछ जीवित रहते हैं और कई प्रयास में नष्ट भी हो जाते हैं। अब मेनली क्या होता है कि जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा और मौसम में परिवर्तन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि कई ऐसे जानवर होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ ऐसे भी जानवर होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जानवर जो है, जो एनिमल्स है आपका, उनको केयरिंग, स्पेशल केयरिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जलवायु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अपने जीवन को बिता रहे थे। उनके पास कोई भी सुख साधन के कोई भी संसाधन नहीं थे और नहीं है। किसी भी जानवर के पास कोई ऐसा सुख साधन या कोई भी संसाधन नहीं है जिसके कारण वो अपने जीवन को यानी क्या कर पाए, बचा पाए। वो जंगल में रह रहा है, उसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसके पास कोई भी साज सज्जा का कोई भी यानी कोई भी आइटम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, जिसके कारण से उसका जीवन ज्यादा संकटमय है। मानव अपने जीवन को बचा सकता है, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का क्या दोष है जिसने तो इसमें कोई भी क्या किया, क्या नहीं किया, कि कोई भी भागीदारी भी नहीं निभाई। उस व्यक्ति का, उस जानवर का इस चीजों से होने में क्या लाभ है, परंतु वो इन सारी चीजों को भुगत रहा है, वो अपने जीवन को खो रहा है। हमने उसके जीवन जीने के अधिकार को उससे छीन लिया। ये मानव है। तो वाकई में कितना चिंताजनक विषय है। हम इस पे शोध कर रहे हैं, हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पर हम क्या ये सोच पा रहे हैं कि हम कितने लोगों की जीवन और जीविका को नष्ट कर रहे हैं। एक जानवर से उसके जीवन जीने का हमने पूरा जरिया ही छीन लिया। ठंडे इलाकों पर निर्भर ध्रुवीय भालू जैसे अन्य प्रजातियां बर्फ पिघलने के कारण कई आवास होगा जिससे उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए। पैदा हो जाएगा। इस प्रकार परिदृश्य में वर्तमान जल्दबाजी में परिवर्तन मानव आबादी सहित कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए काफी जोखिम का कारण बनता है। परिस्थिति तंत्र के लिए भी एक जोखिम है। दुनिया भर में तापमान में वृद्धि में मौसम और वनस्पति की पैटर्न बदल रहा है और प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कूलर क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए भी एक कारण बना है। यह एक कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बना गया है और अनुमान है कि 2050 तक, अब अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम के लिए भी ये जोखिम पूर्ण हो चुका है। तो 2050 तक अगर मौजूदा ट्रेंड इसी तरीके से जारी रहा तो पृथ्वी का 1/4 प्रजातियां क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अब हम कितनी प्रजातियों को खो देंगे 2050 तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 1/4 यानी 1/4 ऑफ दिस एनिमल स्पीसीज वी आर एक्सटिंक्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। अर्थ से जो स्पीसीज है, जो महत्वपूर्ण स्पीसीज है, अभी आपने रिसेंटली अभी सुना होगा कि जो आपका टाइगर है, जो बंगाल टाइगर है आपका, एक्सटिंक्ट हो रहा है। अभी जो हमारी रिसेंटली न्यूज में जो चर्चा चल रही है, हमारी जो करंट में चर्चा चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, अफ्रीकन टाइगर्स को लेकर के आने की बात कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि टाइगर्स की जो यानी कमी होती जा रही है।
और टाइगर एक ऐसा महत्वपूर्ण जीव है इकोलॉजी को और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जीव है। पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीव है टाइगर। और वो अगर खत्म होने की कगार पे, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का विनाश, यानी पृथ्वी विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। महासागर अम्लीकरण अगर बात करें तो ओशियंस का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है उसके कारण भी बहुत सारी समस्या आ रही है। वातावरण में CO2 की एकाग्रता में वृद्धि में सागर में CO2 यानी CO2 का अवशोषण में वृद्धि हुई है। इससे सागर में अम्लीय हो जाता है और सागर अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, एसिडिफिकेशन बढ़ेगा ओशियंस के अंदर। जो उसके अंदर रहने वाले जो यानी जो मछली है, जो कई प्रकार के जीव है, वो क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे। अंत करीब आ रहा है, चाहे ना चाहे, देखे ना देखे, पर क्या हो रहा है, अंत करीब आ रहा है। और अंत के करीब आते आते भी हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को देख नहीं पा रहे, हम बंद आंखों से ही बस चीजों को महसूस कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं सही चल रहा है। और वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा गहन जो चीज है, जो मानव प्रवृत्ति के अंदर उत्पत्ति हो रही है, तो यही आपको देखना पड़ेगा कि आप एनवायरमेंट को बचा पाते हैं या नहीं। स्वास्थ्य के मुद्दों की अगर कुछ बात करें तो दुनिया भर में उच्च तापमान से स्वास्थ्य जोखिम और मौतें पैदा कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी गर्मी की लहरों के कारण विश्व स्तर में कई लोगों की मौत भी हुई है, यानी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन रहा है ये डेथ्स का। मसलन 2003 में भीषण गर्मी के कारण यूरोप में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, क्योंकि वो यूरोप का जो तापमान है वो ठंडा तापमान है। अब वहां पर क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण वहां क्या होगा, आपकी गर्मी बढ़ने लगी, और गर्मी बढ़ने के कारण से क्या होगा, 20,000 लोगों ने अपनी जान को गवा दिया है। भारत में करीबन 1500 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जलवायु परिवर्तन में संक्रमण जो रोग है, संक्रमण रोगों के प्रसार को बढ़ाता है। संक्रमण रोगों के प्रसार को बढ़ाएगा तो मेनली अब आप देख रहे होंगे कि संक्रमण रोगों के प्रसार को अगर बढ़ाएगा तो जैसे कोविड-19 जैसे डिसीज है, जो क्या है, आपकी स्प्रेडिंग डिसीज है। ये जो डिसीज है वो स्प्रेडिंग डिसीज है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये वाली डिसीज क्या होगी, बढ़ेंगी। और आप देख भी रहे दिन ब दिन कोविड के नए वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और नए नए वेरिएंट्स जब आपको देखने को मिलेंगे तो नो डाउट आपका जो विनाश करीब आ रहा है। और डेंजर तरीके की सिचुएशंस में हम लोग गुजर रहे हैं, और आज भी अगर हम इन सिचुएशंस को नहीं समझ पाए और इसको नहीं अपना पाए तो वाकई में हम अपने, जो कहते हैं ना, कि अपने विनाश की ओर आगे बढ़। जलवायु परिवर्तन संक्रमण रोग प्रसार करने को बढ़ाता है, क्योंकि दीर्घकालीन गर्मी मौसम के रोगों में ले जाने वाले कीड़े, जानवर, रोगाणुओं को लंबे समय तक जीवित रहने को अनुमति नहीं देती है। रोगों और कीटों में एक बार उष्णकटिबंधीय तक सीमित रहते थे या ठंडे क्षेत्रों में रहने योग्य हो सकते हैं, जो पहले से दुर्लभ थे। वातावरण में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी और प्राकृतिक आपदा और बीमारियों के कारण मौतों में वृद्धि। अगर WHO की बात करें तो ये आप डेटा क्या कोट कीजिएगा, जब भी आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कहीं भी लिखे तो ये डेटा को जरूर कोट कीजिएगा कि जो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2030 और 2050 के बीच, 2030 से 50 के बीच का जो जलवायु परिवर्तन को कुपोषण, मलेरिया और डायरिया और अत्यंत गर्मी के कारण प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा है, तो इसको आप हमेशा कोट कीजिए जब भी आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखे, जलवायु परिवर्तन के ऊपर लिखे, और जब उसके अंदर एक सेगमेंट लिखे कि हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको जरूर कोट किया जाएगा कि 2030 से लेकर 50 तक के कम से कम 2.5 लाख लोगों की मौत इस क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स के कारण। आर्थिक प्रभाव के अगर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को दूर करने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन से करीब 5 से 20% जो जीडीपी है, यानी 5% से 5 to 20% जो एनुअल जीडीपी है, उसका हमें क्या होगा कि लॉस होने लगेगा। इसके विपरीत जलवायु परिवर्तन में सबसे हानिकारक प्रभावों को कम करने की लागत सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1%, जबकि जो इन contrast of the cost of relation to most damaging effect of the climate change is just 1% of the GDP। जलवायु परिवर्तन तटरेखा आवासों को बदल सकता है, जो कि तट के पास रहने वाले, जैसे कि मान के चलिए कोस्टल लाइन पे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी पूरी तरीके से उनके आवास को बदल सकता है। उनको क्या करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। तो दूसरे जो स्टेट्स है उनके ऊपर क्या पड़ेगा, उनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ने से क्या होगा, स्टेट के जीडीपी में प्रॉब्लम्स है, उसके स्टेट के जीडीपी में प्रॉब्लम्स आने से क्या होगा कि जो सोशल वेलफेयर का जो काम है वो कम होते चले जाएंगे।
पहले जो 5,000 रुपए में 50 लोगों का पालन होता था, अब उसी 5,000 रुपए में क्या होगा, 100 लोगों का पालन करना। तो इसके ऊपर क्या, इससे क्या होगा कि स्टेट के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स नहीं। बढ़ते हुए तूफान और अन्य संबंधित प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त संपत्तियों और संरचनाओं के कारण अत्यधिक आर्थिक नुकसान भी होगा। अब क्या होगा कि ज्यादा इन्वायरमेंट के कारण क्या इन्वायरमेंट डिजास्टर्स आएंगे, प्राकृतिक डिजास्टर्स आएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमको एक सब्जेक्ट ही है, एक टॉपिक है पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि नुकसान जब होगा तो किस किस तरीके का नुकसान, आवास, संपत्ति, कई प्रकार के अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, सारी चीज हमें क्षतिग्रस्त हो जाएगी। और हम एक ऐसे दौर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं जिस दौर का बहुत जल्दी है। लंबे सूखे, उच्च तापमान के कारण फसल की पैदावार में गिरावट से हजारों लोगों की भूखमरी और खतरा पैदा हो सकता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में जोखिम में वृद्धि होगी। वायुमंडलीय तापमान में अधिक होने के कारण जमीन और पानी में नमी तेजी से वाष्पित होने लगेगी और जल्दी जल्दी बारिश होने लगेगी। इससे सूखा पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय सूखे में प्रभावित, यानी एक समय तो ऐसी बरसेगा कि बहुत ज्यादा बरस गया, और एक समय ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं बरस पाए। और बाढ़ के नकारात्मक प्रभाव के कारण अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इससे वर्तमान स्थिति के रूप में सूखा अत्यधिक बार और अधिक बार गंभीर हो सकता है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक परिणाम भी हो सकते हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों में पहले इस घटना का सामना कर रहे थे और सूखे के साथ लंबे समय तक और अधिक तीव्र होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, एशिया और जो अफ्रीका के जो देश है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है, ये पुअर कंट्रीज है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज जो क्या है, विकासशील देश है, उनके पास यही समस्या होती है कि उनके पास जो साधन है वो रिसोर्सेज कम होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सारी चीजों। तो हमें समझना पड़ेगा, बढ़ते तापमान के कारण न केवल सूखा पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर में जंगलों में आग लगने के मामले भी हमें सामने देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर में देखा कि अमेज़न के जंगलों में आग लगना जलवायु परिवर्तन के कारण शीत तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफानों में वृद्धि और तेजी से हो रही है, जिससे मानव समाज और पर्यावरण में विनाशकारी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसका कारण महासागरों में तापमान में वृद्धि, क्योंकि गर्म पानी होने के कारण क्या हो रहा है, तूफान, उष्णकटिबंधीय तूफान ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान की जो ऊर्जा है उसको क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऊंचे तूफान उठ रहे हैं महासागर, ओशियंस के अंदर। तेज तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफानों के कारण 2014 तक अन्य कारक समुद्र का स्तर बढ़ा रहे हैं और आर्द्र भूमि गायब हो रही है, और जिससे तटीय विकास में वृद्धि हो रही है। अब तट बढ़ते जा रहे हैं, जो आर्द्र भूमि है कम होती जा रही है, वेटलैंड्स कम होते चले जाएंगे, तो फिर आपका जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पर क्या होती है, कुछ वनस्पति या वहाँ कुछ प्रकार की स्पीसीज हमें पाई जाती है, वो कम हो जाएगी। नेचर का जो पूरी तरीके से जो यानी संतुलन बिगड़ने से लगेगा। कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो फसल की खेती में शोर विकिरण, अनुकूलन, तापमान में वर्षा पर निर्भर करती है। क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी, सूखा पड़ेगा तो कहाँ से कृषि होगी। इसलिए कृषि हमेशा जलवायु पैटर्न के ऊपर निर्भर करती है। मौजूदा जलवायु परिवर्तन ने कृषि उत्पादकता और खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित किया है, और ये प्रभाव जैव, भौतिक और परिस्थिति तीनों और आर्थिक तीनों रूप से हमें देखने को मिलते हैं। परिणाम की अगर बात करें तो जलवायु और कृषि क्षेत्र में ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं। जलवायु और कृषि, ये दोनों कृषि क्षेत्र दोनों क्या हो रहे हैं, ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आग के ऊपर की ओर जा रहे हैं। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन पैटर्न में बदलाव हुआ है, जाने लगेंगे और बढ़ने लगेंगे। उसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट होगा, ये वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के कारण, और क्या हो जाएगा, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होगी, और जिसके कारण से क्या हो जाएगा कि जो कृषि उत्पादन है ना, जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्या होने लगेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या पैटर्न जो होगा वो बदलने लगेगा। और बदलने के कारण से क्या होगा कि वहां पर बदलाव के कारण से काफी सारी चीजें उत्पन्न होने लगेगी। थर्ड जो अगर हम बात करें तो वातावरण में क्या होगा कि CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या होगा कि जब हम कार्बन स्टोरेज को खत्म करते हैं, तो कार्बन स्टोरेज के खत्म होने से कार्बन स्टोरेज तो खत्म हो रहा है, और दूसरी चीज क्या हो रहा है, कार्बन का प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो स्टोरेज भी खत्म हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा। तो वृद्धि के कारण क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादकता में भी कमी आएगी। अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न हो जाएगा, यानी अनप्रिडिक्टेबल आपकी रेनफॉल यानी रेनिंग पैटर्न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी समस्याएं आपकी भी उत्पन्न होने लगेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, बहुत जल्दी सूखा पड़ने लगेगा, बहुत जल्दी बाढ़ आने लग जाएगी, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएंगे,
यानी so many things will be coming। भूमिहीनों और गरीबों की असुरक्षा बढ़ी है। और मेन चीज क्या हो रहा है, ये सारी चीजें के कारण क्या होता है कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, जो कृषि नहीं कर सकते, वो क्या उनके वो, और जो गरीब है, जो पुअर तबका है, वो क्या होगा मेनली कि उनके अंदर क्या होगा कि असुरक्षा उनके अंदर बढ़ती चली जाएगी। और ये वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है किसी देश में गरीबी के बढ़ने का और किसी देश में आर्थिक विकास ना होने का। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जलवायु परिवर्तन से भारत 5वां सबसे अधिक प्रभावित देश है। यानी पूरे अगर हम बात करें तो उन सारे यानी पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में अगर बात करें तो भारत पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में 5वां कंट्री है जो क्या है कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है प्रभावित है। यह चौंकाने वाली बात नहीं है, यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि जब एक पर्यावरण गैर लाभकारी थिंक टैंक ने जो आपका रिपोर्ट है, जो इट वाज द नॉट द शॉकिंग व्हेन दिस जर्मन वाज एन एनवायरमेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक रिपोर्ट इज 2028। तो भारत ने क्या कहा था, तो भारत विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन में 5वां सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। यानी जो थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी, थिंक टैंक ने जो रिपोर्ट दी थी 2018 में, तो 2018 में जो थिंक टैंक की रिपोर्ट थी उसके अनुसार अगर बात की जाए तो भारत जो है वो 5वां ऐसा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हुआ है। तो ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा देखने वाली बात है और भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात है। पिछले 2 वर्षों में देश में हर महीने कम से कम एक चरम जलवायु घटना की चपेट में आया। और भारत मेनली अब क्या हो रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण से क्या हो रहा है कि लास्ट 2 ईयर से अब ये हो रहा है कि पिछले 2 सालों से यही चीजें क्या हो रही है कि हर महीने हमें कोई ना कोई चक्रवात देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई वोल्केनो देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई भूकंप देखने को मिल जाता है। यानी काफी सारे साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं हमारे अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में काफी सारे जगह में क्या मिल रहा है, साइक्लोन्स को देखने को मिल रहा है हमें। और वो भी क्या है बहुत ज्यादा स्पीडली हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव साइक्लोन्स है। तो सो मेनी थिंग्स विल बी कमिंग इन द करेंट सिनेरियो। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के मुताबिक क्या है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 4था सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश है। यानी सबसे पहले कौन है, बांग्लादेश, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा भारत। इसमें कोई शक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन असली है और इसके निहितार्थ विनाशकारी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब हम ये भी इससे नकार भी नहीं सकते कि ये यार ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही चीजें आ रही है और ये यानी कुछ समय के लिए और कुछ समय बाद चली जाएगी। नहीं, ये वाकई में ये सारी चीजें हो रही है और ये यानी आने वाले समय में भी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी और ये ऐसी ही तरीके से चीजें यानी होती चली जाएगी और हमारी पृथ्वी एक विनाशकारी जो अंत की ओर आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐतिहासिक रूप से कहे तो भारत में आंतरिक प्रवासन, जातीय रिश्तेदारी, कम के अवसरों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच जैसे कारकों के भी कारण हुआ। इसके कारण मेन क्या हो जाएगा कि ओक्योर्ड ड्यू टू द फैक्टर ऑफ द एथनिसिटी, काइंडशिप, वर्क अपॉर्चुनिटी एंड दिस एक्सेप्ट्स ऑफ बेटर हेल्थ भी क्या होगा, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन भी क्या हो जाएगी, इसको भी यानी पूर्ण रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। हाल ही में जलवायु आपदाएं भारत में विस्थापन, अनैच्छिक और अनियोजित और प्रवासन यानी स्वैच्छिक और नियोजित भी योगदान दे रही है। अकेले 2018 में अगर बात की जाए तो लगभग 7 मिलियन भारतीय या तो विस्थापित हो गए, यानी वो जो कोस्टल लाइन पर रहते तो कोस्टल लाइन से हट करके अंदर की ओर प्रवास करने लगे, या फिर जलवायु प्रेरित संकट के कारण उन्होंने पलायन करे गए उनके द्वारा। अगर हम और बात करें तो भारत विशेष रूप से अपने विविध भूभाग प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से उपयोग के कारण जलवायु परिवर्तन की चपेट में आ जाएगा। जो तेज शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को वर्तमान प्रवृत्ति के कारण आर्थिक विकास के वर्तमान प्रवृत्ति के कारण जो मेन कारण उसका आर्थिक विकास होना है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको पर्यावरण को साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। अगर आप पर्यावरण को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप केवल ऐसा एक परिवेश चाह रहे हैं जिसके अंदर पर्यावरण का कोई भी महत्व नहीं है। और बिना पर्यावरण के आप किस तरीके से अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ये उसी तरीके से है कि जैसे आप अपने शरीर में बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने की परिकल्पना करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ये संभव नहीं है और किसी भी रूप में संभव नहीं है। बिना इन्वायरमेंट के आप नहीं जी सकते। और बेहतर इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज्यादा उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आपके
भोजन में बेहतर डाइट का होना या बेहतर प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों का होना। अगर आपके भोजन में पोषक तत्व है और अच्छी मात्रा में पोषक तत्व है, तब तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। उसी तरीके से पर्यावरण में भी अगर अच्छे तत्व है और उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाएगा और उनको संभाल करके संजो करके रखा जाएगा उनकी विरासत के रूप में, तो बेझिझक वो इन्वायरमेंट आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे लेके जाएगा। हमें ऐसा विकास करना है, हमें ऐसी एनर्जी को यूज करना है जो रिन्यूएबल हो, जो रीयूज कर सके हम, जो रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसी एनर्जी को काम में लाना है। अब हम अगर जो रिसोर्सेज है हम उनको अगर समय के पहले खत्म कर देंगे तो हमारे लिए भी वो कहीं ज्यादा हानिकारक सिद्ध होंगे और आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होंगे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हर दिन पानी और वायु की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। जो लोग विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील है वे देश, तटीय परिस्थिति तंत्र और जैव विविधता और कृषि उत्पादकता के अंदर आगे। और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो लोग हैं वो कौन है? फार्मर्स हो गए, आपके जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इकोसिस्टम रिलेटेड जो लोग हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता से फैलते हुए संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। और जो ये सारी चीजें है, ऐसी परिघटनाएं क्या हो रही है कि इसके कारण ही मेन क्या हो रहा है कि बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे दुर्लभ परिणाम, जो ऐसे परिणाम जो कि हम जीवन में सोच नहीं सकते थे, वैसे वैसे परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसी आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव, गरीबी, रोगों के प्रति संवेदनशीलता, आय और आजीविका के कारण आजीविका की हानि से लेकर है। विश्व बैंक के अनुसार अगले कुछ दशकों में यानी कुछ आने वाले 10 से 20 सालों में ही दुनिया के औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि केवल भारत के मानसून और अप्रत्याशित बना देगी। केवल भारत के मानसून को और अप्रत्याशित बना देगी। अगर भारत के मानसून के अंदर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर तापमान में वृद्धि होती है तो आप लगा सकते हैं जो ठंडी फसलें हैं वो नहीं हो पाएगी, जो कम तापमान की फसलें वो बर्बाद सी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जो कल्टीवेशन है वो कहीं बचेगा नहीं, कृषि बचेगी नहीं। फार्मर्स के ऊपर इतना ज्यादा फूड, सबसे ज्यादा फूड, जो फूड चेन है वो खराब हो जाएगी। आप एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका कोई भी यानी पूरी तरीके से अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में बारिश के बदलते पैटर्न से कई इलाकों में पानी की कमी, बिना बाढ़ आने की भविष्यवाणी की गई है। भारत के 60% से भी अधिक कृषि बारिश पर निर्भर करती है और अधिकांश आबादी अस्तित्व के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इससे भारतीय जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है और यह अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक के दशक तक 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाएगा कि तापमान में वृद्धि होगी, जिसके साथ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और के बेसिन में पानी कम हो जाएगा। अब मेनली क्या हो रहा है कि जब क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि वाटर का जो लेवल है, वाटर का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज करने लगा, क्योंकि हिमनद जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे। नदियों के अंदर पानी आएगा तो उतनी ही वाष्पन की जो क्रिया है वो तेज होने लगेगी, क्योंकि गर्माहट बढ़ रही है। तो ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा और वाष्पित होकर के क्या हो जाएगा, भारी वर्षा करेगा। भारी वर्षा होने से भी फसलें खराब हो जाएंगी, कम वर्षा होने से भी फसलें खराब हो जाएंगी। यानी मेनली क्या हो रहा है कि पूरी तरीके से ये चिंताजनक विषय हो चुका और चिंताजनक बात हो चुकी कि किस तरीके से चीजों में बदलाव के कारण बहुत सारी चीजें बदलती चली जाएगी और बदलते जो वातावरण के कारण क्या हो जाएगा कि जीवन शैली बदल जाएगी। और जीवन शैली बदल गई तो मान के चलिए कि बहुत सारी आपदाएं आपके समीप आती चली जा रही है। आज आप इस चीज को भाप नहीं पाएंगे, पर आने वाले 2 से 5 साल 10 साल के अंदर, बोला है ना कि 10 साल के अंदर आपको इसके भीषण परिणाम आपके सामने देखने को मिलेंगे। अब जैसे हिमालयन क्षेत्र है तो उसमें क्या होगा कि 2.5 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हिमालय पिघलेंगे। जो कुल हिमालय जो देश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना है, 16.2% यानी लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। 16% हमारे केवल हिमालयी क्षेत्र है और केवल भारत का एक प्रमुख वाटरशेड है, बल्कि मानसून प्रणाली में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्वत श्रृंखला पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उपमहाद्वीप को प्रभावित कर सकते हैं। अब उपमहाद्वीप भी इससे प्रभावित होने लगेंगे। हिमालय की औसत तापमान की अगर बात की जाए तो पिछले 30 वर्षों में 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 30 साल के अंदर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया, जिसके कारण दिनों की आवृत्ति भी
बढ़ रही है, गर्म दिन भी क्या इससे बढ़ रहे हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्य विशेष रूप से असम मणिपुर के कुछ हिस्सों असुरक्षित हो गए और वहां आए दिन आपको बाढ़ देखने को मिलती है। उत्तराखंड में भी आपको कई यानी कुछ एक आध साल पहले आपने प्रीवियस ईयर में भी सुना होगा कि उत्तराखंड में बाढ़ त्रासदी के कारण काफी ज्यादा भारी जान माल का नुकसान हुआ, काफी ज्यादा आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमनदों झील विस्फोट के कारण भी अचानक बाढ़ भूस्खलन के कारण नेतृत्व और बड़े पैमाने पर क्या होता है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। बड़े ही महत्वपूर्ण कारण है, आप अगर इनको गौर से देखेंगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि क्या इम्पैक्ट डाल रहा है और किस तरीके से इम्पैक्टफुलनेस है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण कितने सारे प्रभाव और किस तरीके से हमारा जीवन बदल जाएगा और हम एक अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया में कहीं और दूसरों की तुलना में तेजी से पिघल रहा है और हिमालय क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अगर वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो अदर ग्लेशियर्स, हिमालय इज वन ऑफ द ग्लेशियर टू बी मेल्टिंग इज अ वेरी फास्ट। पिछले कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो सेब की उत्पादकता में 2 से 3% की कमी आई। अब सेब ऐसा फल है जो कि क्या है, जो कि ठंडे प्रदेशों का फल है। अब ठंडे प्रदेशों के अंदर अगर ठंड उतनी नहीं पड़ेगी तो वो उत्पादित नहीं हो पाएगा और उत्पादित नहीं हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उत्पादकता में गिरावट आएगी। गिरावट आएगी तो क्या हो जाएगा, अगर वो 3% की गिरावट आती है किसी फल की अगर उत्पादकता में तो क्या हो जाएगा, वो 3% महंगा हो जाएगा और वो 3% महंगा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आम आदमी है वो फल को क्या नहीं कर पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा। तो उस तक क्या होगा कि उस तक क्या हो जाएगा कि न्यूट्रिशियस फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी और न्यूट्रिशियस फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम के क्रिएट होने से एक अतिरिक्त बोझ जो आपका किसका है, जो आपका हेल्थ का बोझ है अतिरिक्त, वो आपके जीविका पे पड़ने लगेगा और जिसके कारण से आपका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल्स बिगड़ने लगेगा। जहां पर आपको एजुकेशन में कुछ पैसा खर्च करना था वही पैसा आप हेल्थ में खर्च कर रहे हैं, जबकि आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है पर आपके खर्चे में लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जा रही है। हम एक ऐसे साइकिल में, एक ऐसे चक्र में फंस गए जिससे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और भविष्य में इस साइकिल में जैसे ही आप फंसते हैं, जैसे ही आप जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, निस्ते नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका अधिक से अधिक पैसा किस में चला जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स में ही खर्च हो जाएगा। सबसे मैंने पहले आपको एक थॉट बताता है कि निरोगी काया, जब तक आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप अपने पैसे का पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप मेंटली भी डिसबैलेंस रहेंगे और आप फिजिकली भी डिसबैलेंस रहेंगे। तो उसके लिए अगर आपको मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से बैलेंस रहना है तो उसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सतत विकास ही एक ऐसा साधन है जो आपके एनवायरमेंट और आपको बचा सकता है, तो आपको वो करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमालयी क्षेत्रों में बरसात के दिनों की अगर बात करें तो उसमें तीव्रता में अनुमानित वृद्धि से 2 से 12% की वृद्धि हुई है। बरसात के दिनों में जो बारिश होती थी उसमें भी जो तीव्र यानी तेज बारिश जो होती थी उसमें भी कितनी वृद्धि हो गई, 2 से 12% की वृद्धि हो गई, जो कि जिस वृद्धि को हम बहुत ज्यादा वृद्धि कह सकते हैं। अब इंडिया एफर्ट्स फॉर द काउंटर ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, अब भारत क्या एफर्ट्स कर रहा है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 5वां सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जक है। पर अगर बात की जाए पर कैपिटा, अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया बहुत ज्यादा कम है, 0.000 कुछ परसेंट्स में आता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 5% है भारत के पास। 1990 और 2005 के बीच भारत के कुल उत्सर्जन में 65% की वृद्धि हुई है। 2020 तक इसमें 70% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अगर हम बात करें तो अन्य उपायों से भारत का उत्सर्जन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। भारत में 1850 में ऊर्जा से प्रभावित उत्सर्जन केवल 2% थे, यानी जो ऊर्जा से प्रभावित जो उत्सर्जन थे वो केवल 2% थे। प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का उत्सर्जन विश्व औसत से 70% कम है, यानी 70% कम हम वो करते हैं। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो 93% का हम नीचे है, यानी अमेरिका से हम 93% नीचे है और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 70% नीचे है भारत का व्यक्ति, यानी भारत क्या डेवलपिंग कंट्री है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज्यादा महत्व यानी भारत के ऊपर उससे सबसे ज्यादा प्रकोप होगा, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। अफ्रीका जो कंट्री है उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज है जो पुअर कंट्रीज है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशन इससे ज्यादा प्रभावित होंगे या नहीं होंगे उसका तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता, पर जो डेवलपिंग नेशन है या जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं है उन पर इंपैक्ट आएगा। उनका एक बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ क्लाइमेट चेंज से निपटने के ऊपर ही खर्च हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने और अग्रिम पंक्ति में है, जो कि वर्षा के पैटर्न और आवृत्ति, बाढ़, मजबूत चक्रवात और सूखा और मुद्राचरण की गरीबी को उन्मूलन को चुनौती को बढ़ा रहे हैं और मानव जीवन को हानि को रोकने के लिए दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से अब सारी चीजें बदलेगी, तो बदलने के कारण क्या होगा कि आवृत्ति बाढ़ में इंक्रीमेंट होगा, चक्रवात आएंगे, सूखा पड़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, हेल्थ में पैसा खर्च होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे मानव संसाधन मानव की हानि को और बढ़ा देंगे, मानव के जीवन हानि को क्या करेंगे कि बड़ा रोकने के लिए दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन की आवश्यकता है। अब संसाधनों की कमी के बावजूद भारत में अनुकूलन, समन और कार्य के शुरू करने के लिए महत्वाकांक्षी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि हमारे आर्थिक विकास की ऊर्जा तीव्र को पूरी तरीके से कम करने और क्षेत्रों में ऊर्जा की दक्षता में वृद्धि करने और नवीकरण ऊर्जा की ओर अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर, यानी भारत क्या कर रहा है कि अब भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ओर अपने आप को अग्रसर कर रहा है और अपने आप को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोर्सेस है जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हमें विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी एनवायरमेंट कॉस्ट हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है और बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एग्रेसिवनेस के साथ दूसरी चीजों को अपनाते हैं, उसी तरीके से हमें उसी एग्रेसिवनेस के साथ हमें इस चीज को अपनाना है, अधिक से अधिक रिन्यूएबल की ओर आगे बढ़ना है। भारत ने कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को दोगुना कर दिया है और बहुत कम देशों के पास है, और स्वच्छ ऊर्जा कोष में पहले से ही $30 से अधिक का उपयोग स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और भारत ने राष्ट्रीय सौर मिशन में क्या किया, उसने 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर क्या कर दिया है 1 लाख मेगावाट तक, यानी 5 गुना किया जा रहा है उसे। अब अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज तैयार किया है भारत ने। उसके बाद as a part of this NAPCC, the Indian government had to launch the 8 mission. It is a focused area. They are the national solar mission, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से ग्रिड्स बिछा रहे हैं, सोलर ग्रिड्स बिछा रहे हैं। जो NAPCC का उद्देश्य है कि जीवाश्म आधारित ऊर्जा यानी विकल्पों के साथ सौर प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्यों के साथ बिजली उत्पादन और अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना में शामिल है कि शहरी क्षेत्रों में उद्योगों, वाणिज्य के प्रतिष्ठानों में सौर तापीय प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य जैसे फोटोवोल्टिक का उत्पादन 1000 मेगावाट पर ईयर करना है, उसके अलावा तक बढ़ाने का लक्ष्य है। और दूसरा कम से कम 1000 मेगावाट सोलर पावर, जो सोलर थर्मल विद्युत उत्पादन की ओर आगे जाना है, जो सौर तापीय विद्युत उत्पादन की तैनात करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। अन्य देशों में सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन चालू किया गया है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, किस तरीके से हम बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि आपकी एनर्जी को कम कंज्यूम करे, जिससे क्या हो जाएगी ऊर्जा दक्षता हमारी बढ़ने लगेगी। ऊर्जा दक्षता बढ़ने का मतलब है कि जैसे हमने एलईडी बल्ब बनाए, जैसे कि अभी एलईडी बल्ब से क्या हो गया है कि बहुत सारे जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब इससे क्या हो जाएगा कि कम बिजली का बिल तो कम आता ही है, और हम क्या हो रहे हैं कि एक स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ऊर्जा बचत के प्रमाण पत्र व्यापार करने के लिए कंपनियों के लिए एक विशिष्ट प्रणाली के साथ बड़े ऊर्जा खपत उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत करने में कम हो जाती है। ऊर्जा कुशल उपकरणों में कम करों के सहित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है, और नगर पालिका भवनों और कृषि क्षेत्र में मांग के पक्ष में प्रबंधन कार्यक्रमों और माध्यम से ऊर्जा की खपत में कमी आती है, जिससे कारण सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक वित्त पोषित साधन हो सकता है। सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन लेकर के आई है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट शहरी नियोजन के लिए एक मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए योजना के लिए कहते हैं। मौजूदा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का विस्तार किया गया। कचरे से बिजली, अब जो है जो मेनली जो है कि अर्बन वेस्ट से हम अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करें, किस तरीके से उसका रिसाइकलिंग, रिप्रोड्यूसिंग और रिड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग, कचरे से बिजली उत्पादन सहित शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को रिसाइकलिंग पर अधिक जोर दिया गया है। ऑटोमेटिव ईंधन अर्थव्यवस्था के मानकों परिवर्तन को मौजूद करने के लिए कुशल वाहनों को खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य निर्धारण उपयोग किया गया है। उसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात कही है। राष्ट्रीय जल मिशन लागू किया गया है, जिसमें क्या करा गया है कि जो
ये योजना मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों में माध्यम से जल उपयोग की दक्षता में 20% के सुधार के लक्ष्यों को निर्धारित करेगी। हिमालयी परिस्थिति तंत्र के लिए अगर बात की जाए तो बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया गया है कि किस तरीके से ग्लेशियर्स को बचाया जाए, किस तरीके से हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता को बचाया जाए, वन क्षेत्र को बचाया जाए, परिस्थिति के मूल्य को संरक्षित करके रखा जाए। जहाँ ग्लेशियर से भारत की जल आपूर्ति है, आपूर्ति का एक मेन स्रोत है, उसको किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप इस घटना से अनुमान से बचाया जाए। ग्रीन इंडिया लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय मिशन को लागू किया जाए और लक्ष्यों में 6 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित वन यानी भूमि का वनीकरण और भारत के क्षेत्र को 23% से लेकर 33% वन क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। यानी 23% से लेकर 33% तक हमें क्या करना है कि वनों का विकास करना है। उसके बाद हमने सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन लागू किया है, जिसके अंदर हम बताएंगे किस तरीके से कृषि करना है, जलवायु लचीली फसलों में किस तरीके से विकास करना है, मौसम बीमा तंत्र के विस्तार और कृषि प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से और कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना है। इसके बाद अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति ज्ञान और राष्ट्रीय मिशन हमने लॉन्च किया है। इसके द्वारा हम विज्ञान प्रभावों की चुनौतियों को बेहतर समझ हासिल कर सकेंगे और योजना में एक नई जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोड, बेहतर जलवायु मॉडलिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की ओर परिकल्पना कर सकते हैं। यह वेंचर कैपिटल फाइनेंस के जरिए अनुकूल और समान प्रौद्योगिकी को विकास केंद्र के लिए निजी क्षेत्र की पहलों को प्रोत्साहन करना है। यानी कुल मिलाकर के हमें इस तरीके के मिशन अभी हम लोग लेकर के आए कि जिसके अंदर निजी पार्टिसिपेशन भी है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी और लोकल लेवल में जो आपके लोग है, जो लोकल लोग हैं, उनको भी हमें साथ में लेकर के चलना है। तो ये क्या है, एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसमें सभी लोगों को अवसर मिलता है और सभी लोगों यानी मुख्य होते हैं, मुख्य भूमिका में होते हैं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है और हर व्यक्ति को विकास करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य उसके आगे तैनात होता है। तो आपको ऐसे ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इंडिया इज द इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑन क्लाइमेट चेंज अगर बात की जाए तो भारत इस समय जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन के लिए खुद को प्रतिबंधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को स्वैच्छिक लक्ष्यों को स्थापित कर रहा है और यह जलवायु परिवर्तन समन में भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए भारत की सक्रिय भूमिका गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, सार्वभौमिक जल सुरक्षा और टिकाऊ ऊर्जा और रोजगार के मुद्दों पर जैसे मुद्दों को निपटाने के लिए घरेलू मजबूती के कारण बनी है। भारत की यह राय है कि समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच हो सके और विकासशील देशों की जरूरतों को उनके विकसित राष्ट्रों के बीच मूल्य भेदभाव ना बनाया जाना चाहिए। और वर्तमान में सम्मेलन विकसित राष्ट्रों में ऐतिहासिक उत्सर्जनों को विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच भेदभाव के आधार के रूप में मान्यता देते हैं। REDD प्लस क्या है? रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD प्लस। वनों की कटाई और वन संरक्षण, REDD प्लस से उत्सर्जन को कम करने के लिए UNFCCC यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों द्वारा विकसित एक तंत्र है। ये वनों को संग्रहित कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य बनाता है ताकि विकासशील राष्ट्रों में वन भूमि से उत्सर्जन को कम करने के लिए कम कार्बन वाले राष्ट्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो विकासशील राष्ट्रों में परिणाम आधारित कार्यों के लिए परिणाम आधारित भुगतान भी प्राप्त होंगे। REDD प्लस संरक्षण की भूमिका वनों में सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए भूमिका को शामिल करने में वनों की कटाई और वन संरक्षण वन चरण से भी परे चला जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि REDD प्लस से GHG ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। धन के इस बेहतर उत्तर दक्षिण प्रवाह के कारण कार्बन उत्सर्जन उल्लेखनीय कमी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह जैव विविधता के संरक्षण में भी सुधार कर सकता है और महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र और सेवाओं को सुरक्षित कर सकता है। वन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के लिए अपने लचीलेपन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Efforts taken at this international level to be combat of this climate change to the intergovernmental panel of this climate change IPCC भी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने IPCC की स्थापना की ताकि सरकारी स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को अध्ययन करने के लिए एक तंत्र को उपलब्ध कराया जा सके। IPCC संयुक्त राष्ट्र
की एक संस्था है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करती है, और यह नीति निर्माताओं के जलवायु परिवर्तन और इससे निहितार्थ और संभावित भविष्य के जोखिमों को नियंत्रित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है, जबकि अनुकूलन और शमन विकल्प भी प्रदान करता है। यूएनएफसीसीसी का पूरक है और इसके लिए विपरीत है। अगर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ, और जिसके अंदर 195 देशों ने इसकी पुष्टि की, और उन्हें कन्वेंशन की पार्टियां कहा जाता है, उन्हें इस कन्वेंशन की पार्टियां कहा जाता है, पार्टीज ऑफ कन्वेंशन भी कहा जाता है। यूएनएफसीसी इज अ रियो कन्वेंशन, इसको रियो कन्वेंशन भी कहा जाता है, इसको रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1992 में रियो यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए तीनों में से एक है। अन्य में एक जैव विविधता है और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भी इसमें अंदर शामिल है। तीनों सम्मेलनों के बीच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संपर्क समूह की स्थापना की गई है। वर्तमान में इसमें वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन भी शामिल कर दिए गए हैं। कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस एकाग्रता को स्थिर करना है और एक स्तर पर जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक और मानव जनित हस्तक्षेप को रोकेगा। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य एक विशिष्ट अवधि के लिए भीतर उक्त स्तरों को प्राप्त करना है, और ताकि परिस्थिति तंत्र को क्या नहीं हो सके कि खाद्य सुरक्षा से, टिकाऊ अर्थव्यवस्था से, टिकाऊ आर्थिक विकास और सुनिश्चित करते हुए सार्वभौमिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की अनुमति दी जा सके। इसकी स्थापना के बाद अगर बात करें तो सीओपी एक पार्टी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना के बाद सीओपी 1 पार्टियों का पहला सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया था, और सीओपी 2 जनेवा में आयोजित किया गया था, और सीओपी 3 क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए आयोजित किया गया है, और यूएनएफसीसी के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करी जाए तो 2 मिनट। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, और इसे 16 फरवरी 2015 में लागू हुआ है। इसके हस्ताक्षरकर्ता जो उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। अगर बात की जाए तो 2001 में मोरक्को में आयोजित सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने प्रोटोकॉल को क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत नियमों को अपनाने को देखा है। इन्हें मॉरकेश समझौता या मॉरकेश अकॉर्ड्स भी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटोकॉल औद्योगिक क्रांति में उनकी भूमिकाओं के कारण वातावरण में जीएचजी यानी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के वर्तमान के उच्च स्तरों के लिए विकसित देशों की जवाबदेही को ठहराता है। क्योटो तंत्र, जिसके लचीले तंत्र भी कहा जाता है, और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत परिभाषित किया गया है कि ताकि उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की समग्र लागत को कम किया जा सके, और इसके उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन इसके अंदर शामिल है। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें इसके अंदर शामिल है, और किस तरीके से चीजें परिवर्तित होती चली जा रही है, और किस तरीके से इन सारे जो प्रोटोकॉल से जिस तरीके से अकॉर्ड्स हो रहे हैं, जिस तरीके से और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हो रही है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण बनती जा रही है। दिसंबर 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल में 2 संशोधन को अपनाया गया। इसके किए गए परिवर्तनों में शामिल है 1 जनवरी 2013 और 31 दिसंबर 2020 की अवधि के बीच लागू किए जाने वाले एनेक्स 1 जो पार्टीज थी वो उसमें विकसित राष्ट्रों और संकरण में अर्थव्यवस्थाओं को लिया गया और द्वारा नई प्रतिबद्धताएं की गई। जीएचजी की एक संशोधित सूची में दूसरी प्रतिबद्धता की अवधि के दौरान ये पक्षकारों द्वारा सूचित किया जाने लगा, और इस प्रोटोकॉल के द्वारा कई अन्य लेखों ने दूसरी और प्रतिबद्धता अवधि के बराबर कम करने के लिए संशोधन किए गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक उत्सर्जन व्यवस्था को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा, और ये जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के स्थितिकरण की अनुमति देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
जो हिस्सा पसंद आता है वो जरूर बताइएगा, और इसी नोट पे आज के सेशंस को हम एंड करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।